Good evening, friends. Let's begin with the judiciary part. So, with judiciary, the first is the Supreme Court. Its article are from Article 124 to 147. According to Constitution provisions, it has been given. और अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं पार्लियामेंट के एक्ट के तहत तय होते हैं. In the beginning, they were 8, including the Chief Justice, and presently there are 32 judges, including the Chief Justice of India. And on 28 January 1950, the Supreme Court was opened, and the Constitution, it was on 26 January 1950 that it was adopted. अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम एंड एडमिनिस्टर्ड एंड ओथ बाय प्रेसिडेंट. इनको एडमिनिस्टर ओथ जो है कौन एडमिनिस्टर करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं. रिटायरमेंट एज जो है इनकी वो है 65 ईयर्स. रेजिग्नेशन जो है इनका एड्रेस टू द प्रेसिडेंट होता है. फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि कुछ दिए हुए हैं. द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1955. ओके, 1955 में. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था. फिर शेड्यूल कास्ट एंड एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया था. फिर क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ही शुड बी अ सिटीजन, पहली बात. फिर जज रहे हो हाई कोर्ट में फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, या फिर एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो फिर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहे हो प्रेसिडेंट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो. तो ये हमने क्वालिफिकेशंस भी देख ली इनकी. अब इन रिलेटेड आर्टिकल्स का हम देखते हैं कि किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिया हुआ है. सो आर्टिकल 124 से शुरू करते हैं. तो इसमें है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फिर आर्टिकल 125 है इनकी सैलरीज के बारे में. फिर आर्टिकल 126 है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. देन आर्टिकल 127 इज अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस. आर्टिकल 120 is related to attendance of retired judges at sittings of the Supreme Court. Then Article 129 is related to Supreme Court to be a court of record. Then Article 131 is the original jurisdiction of the Supreme Court. Jurisdiction में भी हम देखें तो काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं. ओरिजिनल jurisdiction, appellate jurisdiction. Okay. Then the one under one Article 136, that is the appellate. Okay. Then review one. So there are many types. So we don't have to go in detail. लेकिन आप याद रखिए कि क्या क्या provisions हैं Supreme Court related. Then original jurisdiction is of the president under Article 131. Then up from 132 to 36 there is provision for the appellate jurisdiction. So इसमें हम देखेंगे कि अपील इन केस आप हाई कोर्ट से कर रहे हैं अपील, या फिर आप डायरेक्टली अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इन सब से रिलेटेड काफ़ी प्रोविजंस हैं, तो उनको एक कलेक्टिवली इसमें लिख दिया गया है. देन 137 जो है रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट. रिव्यू भी कर सकता है अपना जजमेंट जो दे चुका है सुप्रीम कोर्ट. देन 141 जो है ये है कि law declared by Supreme Court to be binding on all courts within the territory of India. Then 142 is that it is a kind of a very discretionary power आप कह सकते हैं कि जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस एक्ट डिस्कवरी एंड एक्सेट्रा. मतलब जैसे अयोध्या वाला जो केस था 142 के अंदर लिया गया था कि फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस इट मे रिजॉर्ट टू एक्सेप्शनल कंडीशंस. तो ये इसके तहत है. ये 142 काफ़ी पॉपुलर है. Then 143 is the power of the president to consult Supreme Court. That is given in under Article 143. Then removal of judges of Supreme Court and High Court. अब हम देखेंगे removal of judges of Supreme Court, High Court on the basis of misconduct or incapacity. Related articles 124 clause 4 है and 124 clause 5 है. And then procedure by each house of the parliament by a majority of its total number. Then by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Okay. तो अभी तक तो कोई नहीं, ये भी हम कह सकते हैं डेड लेटर ही है. अभी तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है या फिर रिमूव नहीं हुआ है. इसका प्रोसीजर भले दिया हुआ है आर्टिकल 124 में, और इसका बेसिस भी है कि अगर मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी है उस जज की तभी उनको रिमूव किया जा सकता है बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है.
तो द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस से आया था. हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज आवर सुप्रीम कोर्ट. द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द सुप्रीम कोर्ट. द बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज the rule of law. The power to increase the number of judges lies with Parliament. The salaries of the judges of the Supreme Court are fixed by the Parliament. Judges of the Supreme Court can practice after retirement, not in any court. No, they cannot practice after retirement. Appoints the acting Chief Justice of Supreme Court of India, who the President appoints. A collegium of Supreme Court consists Chief Justice and other senior judges and 4 other senior judges. जो collegium होती है सुप्रीम कोर्ट की वो चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ 4 सीनियर जजेस होती है. फिर the power of Supreme Court to adjudicate disputes between center and state is comes under the original jurisdiction. Largest ever bench of 13 judges in Keshwanand Bharti case. Article under which curative petition can be filed, Article 142. The one who has the right to obtain opinion on the matter of law from the Supreme Court is the President. The Supreme Court adopted the collegium system for the appointment of judges in 1993. The one who is known as the mother of public PIL, it is Pushpa Kapila Hingorani. The language of the proceedings of the Supreme Court and High Court is English. तो हम देखते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसका ओरिजिन यूएसए में पाया जा रहा है. फादर कौन है PIL का? PN भागवती. और इसका बिगिनिंग हुआ था इंडिया में इन 1979. फिर अब हम आते हैं कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस जो हैं. देखा जाए तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इनमें कितने सब्जेक्ट अभी प्रेजेंटली हैं और कितने ओरिजिनली थे. तो हम देखेंगे कि यूनियन लिस्ट के जितने अभी प्रेजेंट में हैं पास्ट से बड़े ही हैं और वही स्टेट लिस्ट के कम में हैं और कंकरेंट लिस्ट के भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. देन वी सी दिस आर्टिकल 370 तो आपको पता होगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था. तो ये 371 में भी ये स्पेशल प्रोविजंस है कुछ कुछ स्टेट्स के लिए, वही मेंशन है. जैसे 371 जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए दिया गया है. 371A जो है नागालैंड के लिए दिया गया है और 371B जो है आसाम के लिए, 371C मणिपुर के लिए. अब हम देखते हैं हाई कोर्ट्स. सबसे हाई कोर्ट्स कहाँ पे हैं वो गिवन है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जिस स्टेट से आते हैं उसका तो आपको पता होना चाहिए. सपोज आई कम फ्रॉम यूपी, सो इट इज़ इन प्रयागराज. इन केस ऑफ मध्य प्रदेश इट इज़ इन जबलपुर. इसका गिवन नहीं है, काफ़ी स्टेट्स का नहीं गिवन है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ कम्स द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब हम जुडिशरी के अगले पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे हम स्टेट लेवल का देख रहे हैं हम. ओके. So in the case of High Court, we see that it is a top position in the judicial administration of the state under the Indian Constitution. इसका mention part 6 में है under part chapter 5 और article 214 से लेके 231. और वो कितना था बताइए आप एक बार देख के. 123 इज द ऑर्डिनेंस, तो 124 होगा. से लेके 148 कैग शुरू हो जाता है, तो 147(6) तक तो होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को देवी देखना पड़ रहा है एक बारी, लेकिन कोई नहीं, इट्स नेवर. 143 तक है तो 144 से मान के चलिए, तो 144. ओके. और फिर आप देखिए 124 में अगर आप 89 प्लस करते हैं कितना आएगा. 124 में आप 89 प्लस करें 213 और ये क्या शुरू है 214 से. तो थोड़ा बहुत आप वो याद कर सकते हैं कि कभी कभार 89 ऐड करने पे एग्जैक्टली वो स्टेट का आर्टिकल पता चल जाता है. ओके. सो हाई कोर्ट का हमने देख लिया 214 से 231 तक. हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट विथ एक्सेप्शन, मतलब हर स्टेट के पास हाई कोर्ट नहीं है ना. द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे दिया है? पार्ट 6 चैप्टर 6 आर्टिकल 233 से लेके 237 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का डिस्कशन है. अगर हाई कोर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. ये ध्यान से देखिएगा आप, अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही कर रहा है, क्योंकि ये भी कोलिजियम जो सेलेक्ट कर रही है वो CJI प्लस दी सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इंक्लूडेड रहते हैं. इनका अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे होल्ड टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स. रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे. और रिमूवल सिमिलर मैनर में होगा जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है. फिर अब हम आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो 266 में इसका
प्रोविज़न दिया। ये हमारा राजकोष है, इसी में ही सारे रेवेन्यू जहाँ से इकट्ठा होते हैं इसमें ही इकट्ठा होते हैं, और इसी को एज अ गारंटी रख के सरकार लोन लेती है बाहर से या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। देन कम्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 266 में इसका जिक्र है, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। 266 में ही इन दोनों का है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। एक 266(1) है और एक 266(2) है। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कैसे इसको एक्सपेंडिचर इसका होगा, ओनली बाय पासिंग एन अप्रोप्रिएशन बिल बाय द पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट की इजाज़त के आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते। देन मेन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, क्या सबसे कौन से खर्चे हैं जो कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जाते हैं। एक तो सैलरी अलाउंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये सैलरी अलाउंसेस और ये सब जो अदर डिग्निटरीज हैं जैसे कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन कैग की सैलरी एंड अलाउंसेस, देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पेंशन, ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। ओके, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या किसी भी एग्जीक्यूटिव के प्लेजर पे ये नहीं रुकेगा। सो ये तरीके से एक देखा जाए तो ये इन बॉडीज़ को और स्ट्रेंथन करती है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी to have a strong these constitutional posts which are not afraid of the mercy of the political party in rule. सो ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको प्रोवाइड करती है और उसके बेसिस पे वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। ओके, नाउ कम्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा आप बताइए। जैसे वहाँ देखा हमने प्रेसिडेंट, से यहाँ पे गवर्नर होंगे, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पे ऐसी तो कोई पोजीशन है नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे पीएम, यहाँ पे सीएम होंगे, यू नो, विद अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिस्पेक्टिवली ये एडवोकेट जनरल हो गए हैं यहाँ पे भी, और कैग तो स्टेट का कर ही रहा है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स पे अब आते हैं। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडियन स्टेट जस्ट लाइक सेंट्रल लेवल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 6 चैप्टर 2 मेंशन अंडर आर्टिकल 153 से लेके 167 तक इनका मेंशन है। तो सबसे पहले गवर्नर की बात करेंगे हम। तो जो गवर्नर हैं वो अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाला टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इट शुड बी रेड बिफोर दैट वन। तो प्रोविजन देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किस पे वेस्टेड है, गवर्नर पे। 1 गवर्नर है फॉर ईच स्टेट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा गवर्नर की। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करेंगे, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। क्वालिफिकेशन इनकी क्या होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए और 35 ईयर्स एज से ज़्यादा होने चाहिए। देन ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। इमोल्यूमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर अलाउंसेस ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे वो होता है। फिर फंक्शन क्या है इनका, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ऑर्गन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है ये। पावर क्या है, टू समन और प्रोरोग एंड डिसॉल्व द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी ये पावर्स हैं। देन अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये लोग जो हैं गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जैसे कि 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। एंड एंग्लो इंडियन कमेटी जो कि अब डिसीज हो चुकी है ये चीज़ तो। देन एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करेंगे। देन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर जो है, असेंट कौन, तो ये ऑप्शंस रहते हैं गवर्नर के पास। अगर कोई बिल उनके पास आए स्टेट लेजिस्लेटर द्वारा तो या तो वो असेंट कर सकते हैं उसको, या उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब मना कर दिया कि हिज नहीं साइन किया तो वो बिल ही रह गया, एक्ट नहीं बना। फिर वो रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को मुझे कंसिडर कराना है एक बार, या फिर रिटर्न कर सकते हैं कि रिकन्सिडर करो इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। एंड असेंटेड ऑन रिसेंट बाय द स्टेट, अगर मान लीजिए रिकन्सिडर करने भेजा और फिर उन्होंने वापस भेज दिया तो उन्हें साइन करना पड़ेगा। ओके, देन ऑर्डिनेंस का है उनका प्रोविजन। देन जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर आप देखिए तो ये भी इनके पास भी ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रेमिशन की होती है, सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंसेस, लेकिन प्रेसिडेंट की ज़्यादा वाइडर होती है। अब हम देखेंगे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर की, और ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि जो डिस्क्रिशनरी वर्ड है ना, ये गवर्नर के केस में यूज़ किया गया है, बट नॉट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ मैंशन, डिस्क्रिशन वर्ड इज मैंशनड, बट ओनली इन केस ऑफ द गवर्नर एंड नॉट इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि ही कैन रिटर्न अ बिल पास बाय लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। हाँ, ये अपनी बुद्धि या फिर अपनी इंटेलिजेंस से वापस कर सकते हैं। ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली,
ये ऑर्डर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि मेजॉरिटी पर उनकी, इसमें इनका डिस्क्रिशन है पूरी तरीके से। चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं ये अगर वो माइनॉरिटी में हो जाए तो, और असेंट करना बिल को या फिर एनी बिल को विथहोल्ड करना, रिकंसिडर करना, ये इनका डिस्क्रिशन है। Now comes the state legislator and council of ministers. Okay, so I think in this one lecture only we'll be able to complete a substantial part. Okay, so हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अंडर पार्ट 6 है, इन चैप्टर 3 है, मेंशन इन आर्टिकल 168 से 212। लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली, गवर्नर, मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम 60, लेकिन एक्सेप्शन है सिक्किम, गोवा, जिनमें कि 30 या उससे कम है, तो हम ये भी देख सकते हैं। अब देखिए स्पीकर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके क्या राइट होते हैं। जैसे स्पीकर के लोकसभा में होते हैं, सिमिलर ही उनके भी कास्टिंग वोट भी सिमिलर ग्राउंड है वोट देने का। और फिर ये इस्टेब्लिश करते हैं कॉन्टैक्ट किसके बीच में, हाउस और गवर्नर के बीच में, स्पीकर। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्या होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम एज 25 ईयर्स होने चाहिए। नाउ कमिंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हर स्टेट में नहीं है, किसी किसी स्टेट में है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट ही क्रिएट करेगी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट शुड पास अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एंड नाउ इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट टू क्रिएट इट और नॉट। देन आर्टिकल 171 इसकी कॉम्पोजिशन की बात करता है। ये अगर बना तो ये परमानेंट हाउस होगा, इसका टर्म 6 ईयर्स का होगा, किसी मेंबर का भी टर्म इसमें। देन 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होंगे। मेंबरशिप जो है 1/3 ऑफ द मेंबर्स नॉट लेस देन 40 इन एनी केस, मेंबरशिप 40 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। 5/6 ऑफ द मेंबर्स जो इलेक्शन से होंगे, बाकी जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हमने देखा। फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी क्या पावर है। हमने तो देखा कि यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर रही है, तो सिमिलर बैकग्राउंड पे स्टेट में भी वही हाल है। जैसे कि जो चीफ COM है वो हेड करेगा CM को, एडवाइस करेंगे ये गवर्नर को। फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे बाकी COMs को। देन उनकी जो स्ट्रेंथ है COM की शुड नॉट बी मोर देन 15%। ओके, एंड देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो वीसी की काफ़ी सिमिलर बैकग्राउंड है ये भी, जैसे राज्यसभा में देखा ना हमने, वैसे ही सॉरी जैसा हमने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा, वैसे ही ये भी है। फिर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने कहाँ मेंबर है। तो देखिए आप यूपी में 403 इसमें MLAs हैं, और बाकी स्टेट के भी आप सिमिलरली देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए राजस्थान कितना बड़ा है, 200 है, ये 288 है। अब ये देखिए कर्नाटका जो है काफ़ी छोटा है राजस्थान से, लेकिन कम है इसकी सीटें। अब वैसे MP भी छोटा है, लेकिन राजस्थान की कम है MP से भी। तो कुछ कुछ चीज़ें ना कभी पूछ देता है, जैसे वेस्ट बंगाल की पता नहीं इतनी ज़्यादा सीटें, मतलब आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि इनकी ज़्यादा है, MLA में भी और MP में भी ज़्यादा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया ये चीज़। तो आप थोड़ा सा वो लॉजिकल एक आपके दिमाग में रहे चीज़ें, तो इसलिए सही रहेगा अगर आप वैसे एनालिसिस करके थोड़ा पढ़ें। फिर हम आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर में। फिर अब देखिए अब हमारे कुछ ये मिसलेनियस टॉपिक्स ही चल रहे हैं, जो कि काफ़ी एक तरीके से स्मॉल टॉपिक्स ही हैं, और इनको कवर करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा पॉलिटी जो है उसका एक मोटा मोटा हम रिवीजन कर चुके होंगे इस लेक्चर के कंप्लीट होते होते। तो सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है कि जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको वही संभालना है, एंड देयर शुड बी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द अदर इन वंस ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं जो इंडिया का जो सेपरेशन पावर्स है उसमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, मतलब कि एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन के के जो फंक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं चेक करेगा, सो दैट कि वो अकाउंटेबल रहें कि उनकी ड्यूटी क्या है, विच इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाती है ये सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए 3 आर्म्स हमने देख लिए, ये ट्रायंगल है सेपरेशन ऑफ पावर का। जुडिशरी ये काम है, देन पार्लियामेंट काम है, और एग्जीक्यूटिव काम है। तो जुडिशरी क्या है इसका पावर, जुडिशरी पावर टू टेक, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं पार्लियामेंट से। सेपरेशन ऑफ, देखिए पार्लियामेंट है, लॉ बनाएगी। ओके, कौन लॉ बनाएगा, राज्यसभा और लोकसभा में बनेगा लॉ। ओके, देन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे उस लॉ पे, उसको इन्फोर्स करेंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए। देन जुडिशरी क्या है, ये अब उस लॉ पे डिसीजन लेंगे, अगर कहीं लॉ में कुछ उसे इंश्योर करेंगे कि वो लॉ इफेक्टिवली इन्फोर्स हो, अगर नहीं है तो पीपल कैन कम टू जुडिशरी टू रीगेन देयर राइट्स, क्योंकि उनका हक है कि वो
देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ एंड दे आर द वन हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट, दे आर द गार्जियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जुडिशरी का काम है। देन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने पहले भी बात की कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, ये आ जाएंगे हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में, और इनके रिलेटेड फंक्शंस हम देख सकते हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जो कि सिंपली एनालॉगस है जैसे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है। देन कम्स द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस पर हम समय देंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में तो सेंटर है, और सपोज ये यूपी है और ये सेंटर है, ओके। सो सेंटर स्टेट में अब यूपी का सेंटर के साथ कुछ लेजिस्लेटिव रिलेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होगा, फाइनेंशियल रिलेशन होगा। इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आर्टिकल 245 से 255 जो पार्ट 11 है। अब ऐसे याद कर लीजिए कि 245 ऐसे याद कर लीजिए कि 245 से लेके 293 तक सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की गई है। अब इनमें आपको डिवाइड करना है कि 45 से लेके 55 तक लेजिस्लेटिव 10, फिर 56 से लेके 63, ये कितने हुए अब देख लीजिए। फिर उसके बाद 68 से लेके 293 तक द फाइनेंशियल, ओके, ऑब्वियसली 250। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम देखें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब क्या कि लॉ बनाने की पावर को ही तो लेजिस्लेटिव पावर बोलेंगे। तो जो रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर है वो यूनियन के साथ रहेगी, और प्रोविजन है 3 लिस्ट का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन पे सिर्फ यूनियन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट करेगा, और सम केसेस में यूनियन भी बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। एंड आर्टिकल 249 जो है वो इन लिस्ट की तरफ डायरेक्ट करता है कि जो मेंशन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट। 249 में किन किन केसेस में यूनियन बना सकता है स्टेट लिस्ट पे, वो मेंशन है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखा जाए तो 256 से 263 में दिया हुआ है। Control over the states in certain cases by union government. Then under Article 263, the president has the power to establish an inter-state council to coordinate between the center and the states. So the president के पास 263 के तहत कुछ पावर होती है कि वो ISC इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं टू कोऑर्डिनेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो ये याद रखिएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसका, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है सवाल, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिलेशन में हम देख लेंगे तो 268 से 293 तक है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में मेंशनड है। देन प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन है। फिर 280 में हम देखेंगे तो जीएसटी रिलेटेड है। तो ये सब फाइनेंशियल रिलेशंस में आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो पार्ट 18 में दिए हुए हैं, और इमरजेंसी प्रोविजंस 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की तरफ बताता है, 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए बताता है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए बताता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल हम देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल 356 के अंडर लगेगा, और कब लगेगा? अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब खुद से नहीं फंक्शन कर सकती है, और इस वजह से ही कैन प्रोक्लेम दैट प्रेसिडेंट रूल अब लग गया है इस स्टेट में। पार्लियामेंट इंजॉयज ऑल द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जब लग जाता है प्रेसिडेंट रूल तो प्रेसिडेंट के पास ऑलमोस्ट सभी पावर आ जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट की। फिर हम देख रहे हैं कि बेसिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी प्रोविजन किन किन केसेस में लगते हैं इमरजेंसी? जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या वॉर हो, या आर्म्ड रेबेलियन हो, जब सिचुएशन अराइज हो, या फिर इमिनेंट डेंजर हो बाय प्रेसिडेंट कि ही इज बीन गिवन अ रिटन रिसीट कि देयर शुड बी अ डिसीजन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट, और इसका अप्रूवल कौन कर सकता है? बोथ हाउसेस बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ। देखिए ये तीनों के लिए कॉमन नहीं है, सो इसको आप ध्यान से मत देखिए, ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शंस भी हैं काफ़ी, तो इट्स आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड टू इसको मत देखिए अभी आप बस जो स्पेसिफिक वाले हैं उनको फॉलो करिए, बिकॉज अभी आप उसको देख लेंगे फिर उस हिसाब से उसमें दिया नहीं है तो आपको समझ कंफ्यूज आप और हो जाएंगे। सो उससे बेहतर है कि इसको मत देखिए आप हम एक एक करके ही उनको देखेंगे, ओके। यहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं, अभी यहीं पे थे हम, नहीं हम यहाँ पे थे ना। तो ये हमने देखा था एक्सरसाइज, अभी हम ये देख रहे थे ना प्रेसिडेंट रूल। देखिए यहाँ तक हमने किया प्रेसिडेंट रूल,
फिर है एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बाय द पार्लियामेंट, अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय बोथ हाउसेस। देखिए प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, ओके। अप्रूवल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड इट इज़ फॉर 6 month, और हर 6 महीने में आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, और मैक्सिमम 3 years तक जा सकता है प्रेसिडेंट रूल, ओके। और इसकी मेजॉरिटी कितनी रहेगी, सिंपल मेजॉरिटी से इसको हम कर सकते हैं, ओके। सिंपल मेजॉरिटी फ्रॉम द 2 houses विद इन 2 months एंड फॉर 6 month एट अ टाइम एंड मैक्सिमम फॉर 3 years। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में मेंशन है, अभी तक कभी नहीं हुआ है हमारी कंट्री में। जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो कंट्री की है वो खतरे में है, तो ही कैन कॉल फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड विद इन 2 months, इसका भी विथ सिंपल मेजॉरिटी। और ये कभी भी इंडेफिनेटली, मतलब देर इज़ नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, कभी तक भी हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए रखे रह सकते हैं। कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट हो जाएगा इसमें, और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर हम देख रहे हैं, अब हम कुछ कमिटीज़ पे आएंगे, ओके। अब इन कमिटीज़ का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सारी कमिटीज़ और कुछ कुछ बस चीज़ें बच रही हैं हमारी, तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। थैंक यू।